अभी ये लगना शुरू ही हुआ था कि पेट्रोल और गैस के दाम सस्ते होते जाएंगे कि अचानक से पता चला कि नहीं, अब फिर से बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म हो चुकी थी, हम ये कहें कि सीज फायर हो चुका था, अब वो सीज फायर खत्म हो गया है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है। तो आखिर इसका अब दुनिया में क्या असर होगा? क्या वैसा ही असर होगा जैसे कि इस सीज फायर के पहले था? पिछले कुछ महीनों में लगातार तेल की किल्लत पूरी दुनिया में चल रही थी, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, और अभी तेल सस्ते शुरू हुए ही थे कि फिर से लग रहा है कि महंगे हो जाएंगे। तो सारी बातों में सिर्फ तेल बात नहीं है, बात है देशों की अर्थव्यवस्थाओं की, बात है दुनिया में आने वाली मंदी के डर की, बात है दुनिया में आने वाली महंगाई की, और इसके साथ ही बात है दुनिया में शांति रहेगी या नहीं रहेगी। सारी बातों को समझते हैं इस खास शुरुआत के साथ कि अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले कई बार हुए हैं लेकिन ठिकाने 90 हैं, तो 90 बार नहीं, 90 से ज्यादा बार हमले हुए हैं अभी हाल ही में 2 दिनों में। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि सीज फायर करने के बाद यह तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, 60 दिन का एक दूसरे को समय देंगे, तब तक हमला नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और उसके बाद एक संधि हो जाएगी दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब उस संधि को लेकर के दोनों देशों के बीच में बात बन नहीं रही थी, और जिसका असर अब देखने को मिल गया ये। लेकिन कहा गया कि सीधे इस वजह से नहीं हुआ है ये हमला, बल्कि इस हमले के पीछे की वजह अमेरिका ने जिम्मेदार ठहराया ईरान को, और कहा कि आपने दरअसल 3 कॉमर्शियल जहाजों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे थे, जो कि उनके थे नहीं लेकिन दूसरे देशों के थे, जैसे कतर का था, तो आपने उन जहाजों पर हमला किया है, तो कहीं ना कहीं आपने जो ये सीज फायर के नियमों का उल्लंघन कर दिया है, तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। और इसी के साथ ही ये सारी बातें अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कहीं तुर्की में नाटो का सम्मेलन हो रहा था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सैन्य गठबंधन था जिसे सोवियत संघ से एक टाइम पे डर हुआ करता था, और उसी में एक प्रमुख सदस्य है अमेरिका। 32 देशों का संगठन था। इसी नाटो देशों के संगठन में तुर्की में ये सारी बातें कही गई, और इसी के साथ ही हमले भी हुए। तो ऐसे में अब बात आती है कि एग्जैक्टली मामला है क्या, तो इसको समझिए। देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि कुछ ही किलोमीटर चौड़ा है, अब इसी से सारे जहाज दोबारा से निकलना शुरू हुए थे। अब दुनिया की 20% तेल सप्लाई और कहीं ज्यादा मात्रा में गैस सप्लाई जो थी वो शुरू हुई थी। इनफैक्ट ईरान को भी अमेरिका ने बहुत सारी ढील दे दी थी, जैसे कि उन्होंने कह दिया था कि हम, आप दुनिया को तेल बेच लो, हम आपको छूट देते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अभी यहां पे होता यह है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये ईरान के लोग अच्छे नहीं हैं। तो शुरुआत 28 फरवरी से हुई थी, जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। जो इपिक फ्यूरी नाम है, यह ऑपरेशन का नाम था अमेरिका का, और रॉरिंग लायन जो ऑपरेशन था वो इजराइल का था। दोनों ने हमला इस पे किया। अब ये सारी चीजें जब हुई, खामनेई की उस टाइम पे जो उनके सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी डेथ हो गई थी, और उन्हीं के लिए अंतिम संस्कार को ध्यान में रखते हुए 3 दिनों के लिए एक प्रोग्राम, फंक्शन कह सकते हैं, चल रहा था ईरान में। तो जून में 17 जून था जब ट्रंप और पेजेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में एक संधि होती है वर्साई में, एमओयू होता है। और उसके बाद 18 जून से खोलने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सहमति बन जाती है, और 20 जून से यह तय होता है कि इजराइल हिजबुल्लाह तनाव के चलते ईरान ने स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद यूएस नेवी ने ओमान के पास पब्लिक वैकल्पिक जो रूट था वो खोल दिया था, यानी कि जहाजों की आवाजाही होने लगी थी। अब इस बात को लेकर के ईरान भी मान चुका था। तो अब यहां पे ये था कि ना तो इजराइल हमला करेगा, ना लेबनान हमला करेगा, कहीं कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। लेकिन ताजा ट्रिगर क्या हुआ? जहाजों पर हमला हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ओमान तट के पास एलएनजी टैंकर में आग लग गई। तो सऊदी अरब का जहाज था, कतर का जहाज था, इन पर निशाना बनाया गया, और इसी के साथ ही मामला बढ़ता जब गया तो अगली बात आई कि अमेरिका ने इस पर कार्यवाही में कई जगहों पर, कई ठिकानों पर हमले किए, और सीज फायर इज ओवर कह दिया, और ईरानी नेतृत्व को स्कम कह दिया, यानी कि एक तरह से बहुत ही खराब तरीके से निंदा कर दी। और इसके बाद ईरान ने, बहरीन और कुवैत ने भी 85 यूएस सैन्य ठिकानों पर पलटवार कर दिया। यानी कि ऐसे में क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई। और उसके बाद 9 जुलाई को यूएस ने फिर 90 ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी। तो पहले हमला हुआ, पहले 3 जहाजों पर, फिर ईरान के कुछ ठिकानों पर, फिर ईरान ने अमेरिका के जो कुछ सैन्य ठिकाने हैं बहरीन और कुवैत में, वहां पर, और उसके बाद फिर अमेरिका ने ईरान। तो ये लगातार चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे बातों में, स्टेटमेंट में नरमी आई, और ये पता चला कि शायद ये जो है युद्ध उतना लंबा नहीं चलेगा, ये लड़ाई कुछ समय में थम जाएगी। ये बातें भी आई। लेकिन तब तक में दुनिया भर के शेयर बाजार और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ गए।
तेल की कीमत बढ़ गई, शेयर बाजार डाउन हो गया। तो जो $72 पर बैरल के आसपास तेल पहुंच चुका था, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, वो 80 के पास फिर से चला गया, $80 पे। और दूसरी तरफ तत्काल बढ़ोतरी ये 8% की जो थी, कहा जा रहा है कि ये और बढ़ सकती है। और शेयर बाजार की बात करें, चाहे लंदन के शेयर बाजार की, अमेरिका के, यूरोप के कई महत्वपूर्ण शेयर बाजारों की, तो हर जगह पर 1 से लेकर 2% की 24 घंटे के अंदर सीधे गिरावट आ गई है। और वहां के शेयर बाजारों में 1 से 2% की गिरावट एक बड़ी गिरावट है। और इससे अभी यहां पे डर सिर्फ इसके लिए नहीं है, भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत के शेयर बाजार में बहुत बड़े अमाउंट का एक आईपीओ लॉन्च हो, एक नहीं बहुत सारे आईपीओ लॉन्च होने थे। और जिसमें अब ये डर है कि अब चूंकि फिर से तनाव जब पश्चिम एशिया में बढ़ेगा, तो वो आईपीओ लॉन्च उस तरीके से नहीं होगा या उसका फायदा भारत के शेयर बाजार को नहीं मिलेगा। तो अब 60 दिन की जो कोशिश थी कि 60 दिन तक कोई लड़ाई ना हो यूएस और ईरान के बीच में, तो फाइनली वो लड़ाई तो हो गई है। तो अब इसका भविष्य क्या होगा? क्या यहां पर भारत के लिए और पश्चिम एशिया के लिए चिंता की बात है या पूरी दुनिया के लिए? तो भारत पे देखिए तो ऊर्जा पे असर फिर से होने वाला है, क्योंकि जो हमारा डर दूर हुआ था वो फिर से आ गया है। महंगाई का खतरा फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ हम तेल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उर्वरक भी हमें वहां से प्राप्त हो रहे हैं। और इसके अलावा ईरानी जो तेल डील थी वो भी अब ठप होगी। और इसके बाद जो निर्यात और निवेश की हम बात करें, तो $50 बिलियन जो हम लेके आने वाले थे आईपीओ भारत के शेयर बाजारों में, उसका नुकसान होगा। पश्चिम एशिया का पैसा वहां नहीं आ पाएगा। तो अब आगे की 3 बड़ी जो आशंकाएं हैं, एक तो समुद्री नाकेबंदी है, वो समुद्री नाकेबंदी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से हो सकता है लंबे समय के लिए बंद हो जाए और बहु मोर्चा युद्ध हो जाए। बहु मोर्चा युद्ध मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि ईरान ही एक तरफ से नहीं लड़ रहा था, ईरान के साथ देने में एक हिस्सा लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन का था, दूसरी तरफ से हूती विद्रोही भी हैं जो कि कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी वार में लगे रहते हैं ईरान के साथ में। तो हूती जो रेड सी में हमला कर सकते हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो इजराइल क्षेत्र में हमला कर सकता है। और इसी के साथ ही जो खाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हम देखें तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देशों में, अलग अलग खाड़ी देशों में जब वहां के सैन्य ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर ईरान हमला करेगा, तो वहां की जो रिफाइनरियां हैं, पावर ग्रिड हैं, इनको नुकसान पहुंचेगा। और इसको नुकसान का मतलब है ना सिर्फ देश को नुकसान, जो वहां से सप्लाई होने वाली थी उसको भी नुकसान होगा। तो अंतिम बात यहां पे ये आती है सारी बातों में कि 28 फरवरी से जो सिलसिला शुरू हुआ था और थमता हुआ दिखाई दे रहा था, वह फिर से बढ़ चुका है आगे की तरफ। और यहां पे निष्कर्ष के तौर पर यह याद रखना होगा कि अभी कोई संधि हुई नहीं थी, संधि को लेकर के चर्चा चल रही थी। हुआ यह था कि दोनों देशों ने पिछले 22 दिनों में सिर्फ 2 बार बैठक की साथ में, और जिसमें एक तरफ यह तय हुआ था कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान ने कर लिया है उसको लेकर के एक डील फाइनल करेगा अमेरिका के साथ में। तो दोनों देशों के बीच में बात हुई, अमेरिका की तरह कहना था कि ईरान मान चुका है, ईरान की तरफ से यह बात सामने आई कि अभी इस पर कोई चर्चा अमेरिका के साथ हुई नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए, कुछ लोगों का यह कहना है कि अमेरिका की आकांक्षाएं अभी पूरी ही नहीं हुई इस डील को लेकर के, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सीजफायर खत्म करने की बात सामने आई है, नहीं तो इसे आसानी से टाला जा सकता था। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ही अभी इस जो है विवाद की जड़ रहने वाली है कुछ समय तक के लिए। और आगे की राह की बात करें तो जब पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी, तो यहां पे फिर से जरूरत है कि दोनों के बीच में एक मध्यस्थता हो, दुनिया में शांति आए, और भारत को ऊर्जा स्रोत को लेकर के जो अपने विकल्प तलाशने ही होंगे। पश्चिम एशिया से बाहर के देशों में अपनी संभावनाओं को और बढ़ाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ संभावना यह भी है कि जो यूएस कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस का मतलब वहां की जो संसद है, वहां पर एक प्रस्ताव लाने का प्रयास शुरू हुआ है, जिसमें यह प्रयास रहेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर अब हमला या लड़ाई ना कर पाए, सेना ना भेज पाए, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से यानी कि अमेरिका जहां पे राष्ट्रपति रहते हैं वहां की तरफ से बात बयान आया है कि ऐसा कुछ कानूनी दबाव उन पर नहीं आने वाला है। खैर ये आने वाले समय की बात है, लेकिन अब एक बात तय हो कि आईएमओ और वैश्विक शिपिंग जो समुदाय है वो इस पर नजर रखे हुए है, और वैश्विक शिपिंग समुदाय ने साफ इशारा कर दिया है कि जो भी जहाज हैं फिलहाल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से ना गुजरें, वहां पे खतरा है। जो खतरा पहले था, जहाजों पे हमले हो रहे थे, अब फिर से होना शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए सारी बातों के सार में अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन सवाल के पहले एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी दिल्ली या करोल बाग की क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं,
जीएस फाउंडेशन कोर्स के साथ में, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में आपके बेसिक से एडवांस तक की तैयारी कराई जाती है और आपका कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर तैयार कराया जाता है, जिसमें 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप क्लासेस को देख सकते हैं घर बैठे कहीं से भी कभी भी, और ना सिर्फ आपको क्लासेस मिलेंगी बल्कि आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी और ये सब कुछ इसी कोर्स के अंदर होगा। तो इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन कर लीजिए, या फिर आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हम आपके सवाल पर आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। और दूसरा है, वर्ष 2026 में अली खामेनेई की मृत्यु अमेरिका इजराइल के प्रारंभिक हमले में हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।